यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हूँ। तो जितने भी माय डियर है, आप सबको पता है कि इससे पहले मैं 3 वीडियो मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का एग्ज़ाम स्पेशल दे रखा हूँ, ठीक है। तो आप जाइए, प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी एग्ज़ाम स्पेशल, CHN2 एग्ज़ाम स्पेशल प्लेलिस्ट बना है। अगर आपने अभी तक दोनों भी सब्जेक्ट को 3 वीडियो हो चुका है, अब ये चौथा सब्जेक्ट है एग्ज़ाम स्पेशल, नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना है, खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। बस चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में जाए और उसमें ऊपर ही आपको दोनों मिल जाएगा। फिर जो मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप पढ़ते जाएँ, एग्ज़ाम तक आपको ये क्लास निरंतर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, आज भी हम 3 शानदार प्रश्न लेकर आए हैं मिडवाइफरी का। तो आज पहला प्रश्न है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नाम से ही स्पष्ट है, हाई रिस्क यानी ऐसी प्रेगनेंसी, ऐसी गर्भ की अवस्था जहां पे महिला हाई रिस्क में रहती है, ठीक है। ऐसी प्रेगनेंसी की अवस्था जहां पे महिला के लिए उच्च जोखिम वाला होता है वो प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आज हम जानेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है और वह कौन कौन से कंडीशन है जहां पे महिला के लिए हाई रिस्क रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उन सारे कंडीशन का सूची लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे कि किस किस स्थिति में हाई रिस्क रहता है प्रेगनेंसी का, और उसका कारण जानेंगे और नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे। तो ये अपन जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंप्लीट एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। पहला है परिभाषा यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वह गर्भ अवस्था है, वह प्रेगनेंसी है जिसमें माँ, भ्रूण या दोनों के स्वास्थ्य और जीवन को समान गर्भावस्था के तुलना में अधिक खतरा रहता है। ऐसी गर्भ अवस्था विशेष निगरानी, ठीक है, समय समय पर जांच तथा विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होती है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट होता है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। जो प्रेगनेंसी का होता है वो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको होता है। लेकिन हाई रिस्क, नाम से ही स्पष्ट है कि हाई रिस्क पर है, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी तो है लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कोई भी खतरा कभी भी महिला या उसके गर्भ में पल रहे बच्चा के लिए खतरा वाला स्थिति है, ठीक है। ऐसे प्रेगनेंसी में, ऐसी गर्भ अवस्था में विशेष निगरानी, केयर की ज़रूरत होती है जहाँ पे उसके जांच और उपचार की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ गए? तो यही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। सीधा मतलब है कि ऐसी गर्भावस्था जहाँ पे माँ और बच्चे, यानी बच्चे कौन, जो पेट में पल रहे बच्चे हैं, जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं, उसके लिए और खुद माँ के लिए खतरा पैदा कर सके, खतरा स्थिति उत्पन्न कर सके, वही प्रेगनेंसी हाई रिस्क में होता है, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को विशेष निगरानी की, जांच की और उपचार की आवश्यकता होता है, ठीक है। वरना अगर छोड़ देंगे तो कभी भी उससे महिला पर अटैक या उसके अंदर पल रहे बच्चा के ऊपर अटैक हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए। अब हम समझेंगे कि लिस्ट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी वह कौन कौन सी स्थिति है जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क में रहता है, ठीक है। तो आपको उन स्थितियों के सूची लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन किन महिलाओं में, किन किन स्थितियों में हाई रिस्क में रहता है। तो पहला तो हाई रिस्क रहता है 18 वर्ष से कम, यानी जिस लेडीज़ कहिए या महिला कहिए या लड़की कहिए, एज कम होता है 18 वर्ष से कम, 15 वर्ष, 16 वर्ष में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो यह हाई रिस्क में रहता है। साथ में जिनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, एज ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा एज में भी ये हाई रिस्क में रहता है और कम एज में भी प्रेगनेंसी होना हाई रिस्क रहता है। तो पहला तो लिस्ट यही हो गया, स्थिति यही हो गया। दूसरा स्थिति होता है कि जब महिला प्रथम बार या 5 बार से अधिक, जी हाँ, प्रथम बार जो महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें ज़्यादा जो है रिस्क रहता है, उसमें ज़्यादा जोखिम रहता है, ठीक है। और साथ में जो मल्टीपल प्रेगनेंसी अभी तक कर चुकी है, खासकर 5 बार से अधिक बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो उस स्थिति में भी उसको खतरा रहता है। यानी प्रथम बार और बहुत ज़्यादा बार दोनों कंडीशन में खतरा रहता है। इस स्थिति को आप समझिए।
खतरा स्थिति जोखिम वाला प्रेगनेंसी होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग जुड़वा या ट्विंस प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इस स्थिति में महिला या फिर उसके अंदर पल रहे बच्चा के लिए कभी भी हाई रिस्क पर ही रहता है, कभी भी खतरा हो सकता है। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क के अंदर आता है। ठीक है। पूर्व में गर्भपात या मृत शिशु या समय से पहले प्रसव। अब ये स्थिति बनता है कि मान गए कोई महिला या फिर कोई फीमेल पहले जो है वह अपना एबॉर्शन करा रखी है, अपना गर्भपात करा रखी है, या फिर उसके बच्चे गर्भ में डेथ कर गए, समझ गए, या फिर पहले जो है समय से पहले उसका डिलीवरी करवा दिया गया। तो इन सब स्थिति वाली महिलाओं में भी जब प्रेगनेंसी आगे रहता है तो हाई रिस्क में रहता है। ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि महिला पहले कभी एबॉर्शन तो नहीं कराई है, कभी उसके बच्चे का भ्रूण का डेथ तो नहीं हो चुका है, या फिर समय से पहले, इससे पहले डिलीवरी जो हुआ है तो समय से पहले करा दिया गया था। तो इन सब कंडीशन में जो है अब आगे जो प्रेगनेंसी अभी है यह हाई रिस्क में रहता है। ठीक है। आगे हम बात करें तो पूर्व सिजेरियन, अगर मान गए किसी महिला को पहले बच्चा हुआ है, वह सिजेरियन के थ्रू में हुआ है, तो वैसे महिला के लिए आगे जो प्रेगनेंसी होता है वो भी हाई रिस्क वाला होता है, क्योंकि उसको पहले सिजेरियन हो चुका है तो बाद में जो प्रेगनेंसी होता है वह भी हाई रिस्क का होता है। ठीक है। आगे है वैसी महिला जो RH निगेटिव हो। ठीक है। तो जो महिला RH निगेटिव के होती है तो उसमें भी हाई रिस्क में प्रेगनेंसी रहता है। ठीक है। एनीमिया, वैसी महिला जिसको एनीमिया बार बार होता हो और एनीमिया के कंडीशन में हो तो उसे भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में ही रहता है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, खासकर उसके बच्चे के लिए और खुद के लिए भी। ठीक है। उसके बाद है PIH, प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया, तीनों हम आपको पढ़ा दिए हैं। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया भी पढ़ा दिए हैं। तो इन तीनों में से कोई लक्षण अगर महिला को है तो यह जो है आपका जोखिम वाले समूह में ऐसी प्रेगनेंसी आ जाता है। ठीक है। आगे है गर्भकालीन मधुमेह, जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि गर्भ के समय महिला का अगर डायबिटीज बढ़ा रहता है तो यह भी स्थिति हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आ जाता है। ठीक है। आगे है वैसी महिला जिसका हृदय रोग हो, किडनी रोग हो, TB हो, थायराइड हो, तो ये सब हिस्ट्री वाली महिला भी जो है हाई रिस्क, अगर वो प्रेगनेंसी में है तो वह हाई रिस्क के अंदर उसका प्रेगनेंसी आता है। ठीक है। आगे है पॉलीहाइड्रामेनियोज या ओलिगोहाइड्रामेनियोज। ठीक। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पॉलीहाइड्रामेनियोज या ओलिगोहाइड्रामेनियोज यानी महिला के प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनना या बहुत कम बनना, दोनों हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर जो है रहता है। ठीक है। प्लेसेंटा प्रेविया या एब्रेपिटो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का अलग हो जाना समय से पहले, ठीक है, गर्भ के दौरान, या फिर प्लेसेंटा का सही जगह पर जो है नहीं होना, यह दोनों कंडीशन जो है आपको हाई रिस्क के अंदर डालता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे भ्रूण की असमान स्थिति, तो यहाँ पे भ्रूण का ऐसा स्थिति जो गर्भ में नॉर्मल होना चाहिए वह नॉर्मल नहीं होकर, नॉर्मल कौन सा होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, तो नॉर्मल ना होकर ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई, अगर असमान स्थिति होगा, गर्भ में बच्चा उल्टा होगा तो फिर ये कंडीशन भी हाई रिस्क का होता है। ठीक है। उसके बाद आता है IUGR, जिसे हम लोग इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेसिस्टेशन बोलते हैं, यानी गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसका वृद्धि का रुक जाना, यह भी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आपको आता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे एक और रीजन है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर कहने का मतलब होता है कि समय से पहले बच्चा का जन्म हो जाना, प्रसव हो जाना, यह भी जो है हाई रिस्क के अंदर आता है। ठीक है। तो इतना सारा लिस्ट 15-16 लिस्ट में स्थिति आपको बता दिया। इन सभी स्थिति में महिला
का जो प्रेगनेंसी होता है वह उच्च जोखिम वाला होता है, हाई रिस्क वाला होता है। तो इन सारे सिचुएशन में महिला को निगरानी देख रेख काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हाई रिस्क का स्थिति समझ गए। अब आता है कि भाई अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो किन किन कारणों से हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है महिला में बना रहता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात है, अभी आप समझ गए, ऊपर में जो स्थिति है वही कारण भी बनता है। ठीक है, ऊपर स्थिति मतलब क्या, वो सब कारण ही है जो हाई रिस्क बना रहा है प्रेगनेंसी को। तो देखिए 3 कारण, 3 स्थिति होगा, खासकर आप समझ लीजिए। पहला तो माँ से संबंधित होगा, दूसरा जो होगा लेबर से संबंधित यानी प्रसूति इतिहास से संबंधित होगा, और तीसरा होगा जो भ्रूण से संबंधित होगा। तो ये 3 कारण 3 चीज़ों से संबंधित होता है। माँ से जो संबंधित होगा वह माँ से रिलेटेड होगा, जैसे महिला जो कम आयु या अधिक आयु में प्रेगनेंसी ली है, महिला जिसको कुपोषण या एनीमिया है, महिला जिसको हाइपरटेंशन है, वैसी महिला जिसको मधुमेह है, जैसी महिला जिसको हृदय और किडनी का रोग है, वैसी महिला जिसको संक्रमण है पहले से, HIV, हेपेटाइटिस या TB का दवाई ले रही है। तो ये सब कारण चूँकि महिला से जुड़ी हुई है तो यह मातृत्व कारण बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब कारण महिला से जुड़ी हुई है जो महिला को डायरेक्ट होगा। तो उससे संबंधित अगर रिस्क है प्रेगनेंसी का हाई रिस्क, तो वो जो है आपका ये हाई रिस्क वाला महिला से संबंधित कारण। अब दूसरा कारण है ऑब्स्ट्रक्टिव यानी प्रसूति संबंधी कारण। प्रसूति संबंधी मतलब पूर्व में महिला का लेबर हिस्ट्री, ठीक है, प्रेगनेंसी, इनसे संबंधित कारण होता है। जैसे बार बार गर्भधारण, एक महिला बार बार गर्भधारण कर रही है रिपीटेड टाइम, जैसे 5 बार 6 बार बच्चे को जन्म दे दी, तो इन सभी कारण। पूर्व में LCS हुआ है, ठीक है ना, सिजेरियन सेक्शन हुआ है। गर्भपात का इतिहास, पूर्व में महिला कई बार एबॉर्शन करा रखी है। बहुगर्भावस्था यानी ट्विंस, मल्टीपल प्रेगनेंसी। RH जो कंपेबिलिटी होता है, RH जो असंगत होता है उसमें जो है समस्या। तो ये प्रसूति संबंधी कारण होता है जो डायरेक्ट जो है न महिला और न डायरेक्ट बच्चा से संबंधित होता है, यह पूर्व के इतिहास पर बेस कारण होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तीसरा जो कारण है यह डायरेक्ट आपका बच्चा से संबंधित कारण होता है, भ्रूण से संबंधित कारण होता है, जो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चा है। ठीक है, अब चूंकि गर्भ तो 3 ही के ऊपर डिपेंड, 2 ही के ऊपर डिपेंड करता है, महिला जो अपने अंदर गर्भ को रखी है और बच्चा भ्रूण जो गर्भ में खुद पल रहा है, तो ये 2 डायरेक्टली है। तीसरा कारण जो पूर्व के प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, ठीक है, हिस्ट्री, तो उससे संबंधित कारण। तो अब भ्रूण, देखिए भ्रूण में जो कारण होता है, तो भ्रूण के कारण होता है जन्मजात विकृति। बच्चा में अगर कोई जन्मजात विकृति होगा, प्रेगनेंसी है लेकिन बच्चा ठीक ठाक नहीं है, बच्चा जो है कोई ना कोई जो है कॉन्जिनेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है गर्भ में, तो वह बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है गर्भ के दौरान, वह जो है खतरा होता है गर्भ के पूरे गर्भ के लिए। ठीक है, उसके बाद कारण होता है IUGR यानी बच्चा का गर्भ में विकास नहीं हो रहा है, विकास रुक गया, तो वह भी प्रेगनेंसी के लिए हाई रिस्क बन जाता है, खतरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस, भ्रूणीय संकट, जो भ्रूण से रिलेटेड होता है, जो भ्रूणीय संकट पैदा करता है, जो बच्चा को अंदर संकट होता है, तो वह जो है क्या होता है, महिला को खतरा पैदा करता है और वह हाई रिस्क के अंदर आ जाता है। तो कारण 3 ही होता है, मेन 2 ही होता है, माँ से रिलेटेड कारण, दूसरा बच्चा से रिलेटेड कारण, और तीसरा एक मैंने ऐड कर दिया प्रसूति संबंधित कारण, जो पूर्व के इतिहास हिस्ट्रीज पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, कारण हो गया। अब एक कारण बनता है इसमें सामाजिक कारण। जो सामाजिक कारण जो होता है वह आपका यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे सामाजिक कारण में क्या क्या होता है माय डियर, तो सबसे पहले सामाजिक कारण में होता है कि महिला धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थों का जो आदि महिला होती है उसमें भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में होता है। तो आप हाई रिस्क के लिस्ट में इसका भी नाम लिख सकते हैं कि धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थों के जो महिला सेवन करती है, आदि होती है, तो उसमें प्रेगनेंसी हाई रिस्क में रहता है। ठीक है, गरीबी में, कुपोषण में भी हाई रिस्क में रहता है। ठीक है, नियमित ANC की जांच न करना
यह जो है आपका इसको अदर कारण, दूसरा कारण या फिर आप सामाजिक कारण में इन सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कारण का आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नर्सिंग प्रबंध हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब एक महिला अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो तो उसको एज ए नर्स किन किन बातों को ध्यान में रखकर देखभाल करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए, उसको आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली, महिला अगर हाई रिस्क में है, हाई रिस्क में कैसे होगा, तो ऊपर की अगर लिस्ट है महिला, ऊपर के जो हम लिस्ट दिए हैं उसमें से कोई भी चीज़ अगर महिला के अंदर है और महिला प्रेगनेंसी में भी है तो कंडीशन हाई रिस्क का बन जाएगा। तो हाई रिस्क में अगर महिला का पहचान हो गया तो सबसे पहले हम गर्भवती महिला का हिस्ट्री लेंगे कि महिला का पूर्व का इतिहास क्या है, उसके लेबर का, उसके प्रेगनेंसी का पहले का क्या एक्सपीरियंस है, एज क्या है, ये सब पता कर लेंगे। पूरा इतिहास लेने के बाद हम क्या करते हैं, महिला का नियमित ANC जांच करते हैं, एंटीनेंटल केयर चेकअप करते हैं। ठीक है, एंटीनेंटल चेकअप करते हैं। उसके बाद है रक्तचाप, वजन, हीमोग्लोबिन नियमित रूप से जांच करते हैं जिससे BP और हीमोग्लोबिन लेवल का पता चले। TT का टीकाकरण, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां महिला को दी जाती है। ठीक है, संतुलित और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाती है। पर्याप्त आराम और तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। भ्रूण की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद है किसी भी खतरे के लक्षण जैसे ब्लीडिंग, दौरा पड़ना, सर दर्द होना या स्वेलिंग पर तुरंत अस्पताल महिला को भेजना चाहिए। आवश्यकता होने पर अल्ट्रासाउंड, अन्य जांच करवाएं। संस्थागत यानी अस्पताल में डिलीवरी के लिए सुनिश्चित करें। प्रसव के समय इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रखें। प्रसव के बाद मां और नवजात के विशेष निगरानी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एज ए नर्स महिला एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ है तो आपको एज ए नर्स खुद भी उन चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ करेंगे और हर एक इमरजेंसी से लड़ने के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो अस्पताल भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, अगर समय कम है तो हम उससे डिलीवरी भी समय से पूर्व करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खतरा हो तो हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर जो ये डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, अभी 20 सप्ताह या इससे कम का है तो फिर वहाँ पे एवर्सन भी करा दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा का स्थिति होता है तो फिर हम वहाँ पे बच्चे को क्या, चूँकि अब बच्चे पूर्ण रूप से नहीं बना रहता है तो वहाँ पे नुकसान भी एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर तय करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो ये सब देखभाल आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है, वह प्रश्न है JSY जननी सुरक्षा योजना, यह क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता और मिलने वाली सहायता राशि के बारे में लिखेंगे। JSY कभी कभी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देता है। ठीक है, बस उसमें आपको इतना ही पता लगेगा कि ये जननी सुरक्षा योजना की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन रहता पूरा है JSY के बारे में ही लिखना, या फिर आपको 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेता है तो हम इसको पढ़ लेंगे, तो चाहे 5 में पूछे या 10 में पूछे आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सुनिए, जननी सुरक्षा योजना JSY यह भारत सरकार का एक योजना है, एक स्कीम है। जो स्कीम आप लोग को मैं बता दूं, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलता है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल यानी शुभारंभ जो है 12 अप्रैल 1905 को किया गया। ठीक है, एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरी हो वह अस्पताल में हो, इसको बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो JSY जो जननी सुरक्षा योजना है, इसका मेन मकसद 3 ही मकसद मेन है। पहला मकसद है यह मातृ मृत्यु दर यानी प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर डिलीवरी तक जो है, इस दौरान कभी भी किसी भी रीजन से डेथ जो हो जाता है महिला का, उस डेथ यानी उस मातृ मृत्यु दर को कम करना।
फिर जो बच्चे हैं उसका भी मृत्यु गर्भ से लेकर जन्म तक कभी भी हो जाता है, तो उस मृत्यु दर यानी जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना। और तीसरा काम होता है जो ये प्रेगनेंसी होता है महिला के अंदर, उसको घर पर न कराकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में कराया जाए। इसके लिए जो है लोगों में प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये 3 मकसद होता है जननी सुरक्षा योजना को, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए 12 अप्रैल 2005 को यह योजना की शुभारंभ की गई। ठीक है, अब अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई इस योजना का क्या काम है। तो मेनली काम 3 काम मैंने बता दिया। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। उसके बाद जो है संस्थागत यानी हॉस्पिटलाइज डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना, इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है भाई इसका उद्देश्य बताइए। ठीक है ना, उद्देश्य बताइए। तो इसका उद्देश्य जो होता है मैंने पहले ही बता दिया। वो 3 चीज़ के अंदर जो जो चीज़ आएगा सब इसका उद्देश्य होगा। कैसे? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मेन मकसद इसका यही है, मेन उद्देश्य यही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको बढ़ाना। सही बात है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी बात मैं बताया हूँ। शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये भी बताया हूँ। ठीक है, गर्भवती महिला को सुरक्षित लेबर प्रसव उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये भी बात सही है। सुरक्षित लेबर उपलब्ध होगा तब न जो है किसी प्रकार के परेशानी नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अस्पताल में लेबर करवाएंगे। ठीक है ना। ANC, PNC और नवजात देखभाल को प्रोत्साहित करना, इसके अंदर होता यह है कि लेबर से पहले यानी गर्भ के दौरान, गर्भ के बाद और जब बच्चा हो जाता है तो उन तीनों कंडीशन में जो है देखभाल का प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका काम उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये भी है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग के जो भी महिला है उसको आर्थिक सहायता दे और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं। इसके लिए सहायता देना, आर्थिक सहायता बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि जो महिला है, अगर एक महिला को डिलीवरी अस्पताल में होगा उसे कुछ पैसे मिलेंगे और मुफ्त में होगा डिलीवरी, तो फिर जो आसपास की महिला होंगी वो भी देखकर उत्साहित होंगी अस्पताल में कराने के लिए, इस लोभ से भी कि चलो सब कुछ फ्री में होता है प्लस पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद होता है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य ये भी है कि आशा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना। चूँकि अब मान गए नर्स है या ANM है, वो तो अस्पताल में है, कभी कभी विजिट करने आपके गांव मोहल्ला में आती है, लेकिन वो जो महिला होती है, जो आशा होती है, वह तो 1000 के जनसंख्या पे होती है। हर एक लगभग वार्ड में आपको एक आशा मिल जाएगा। तो वह आशा प्रॉपर अपने मोहल्ला का जानती है, सारे चीज़ों को, किस घर में कौन महिला गर्भवती है वो अपना जानती है। तो वैसे कंडीशन में वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो ANM स्टाफ नर्स होती हैं उससे जोड़ती हैं और उसको लाभ देने के लिए जो है आगे का जो है सहायता वह आशा के द्वारा उसे जोड़ा जाता है स्वास्थ्य केंद्रों से, और उसे आगे का देखभाल चेकअप वगैरह सब मिलता है गर्भवती महिला को। तो बेसिकली JSY का काम है, सारे समझिए एक तौर पे, तो मेनली रूप से प्रेगनेंसी को हैंडल करना। अब प्रेगनेंसी में चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो, उसको मृत्यु दर कम हो। ठीक है ना। संस्थागत प्रसव ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं। ANC गर्भ से पहले गर्भ अवस्था में या गर्भ के बाद या फिर जो बच्चा जन्म लेता है उसको संपूर्ण चेकअप देखभाल प्रदान करना। तो सारे जो है JSY का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या क्या लाभ मिलता है। तो देखिए JSY के अंदर बिल्कुल लाभ मिलता है, और यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब जो घर पर डिलीवरी न होकर अस्पताल में गांव-गांव से लोग भी डिलीवरी करवाने निकल रहा है। जैसे इसके में लाभ यही है कि सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में सुरक्षित प्रसव होता है। लाभ ये है कि अस्पताल में अगर डिलीवरी होता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती हैं, अन्य स्टाफ होते हैं जिसके सामने डिलीवरी होता है, तो महिला और जो बच्चा है दोनों को सुरक्षित तरीके से हैंडल किया जाता है। और अगर कोई चीज़ का ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो तुरंत वहाँ पे उसका देखभाल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर घर पर मान गए डिलीवरी हुआ, महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा, तो ब्लीडिंग रोकने के ऊपर
पाए घर पर क्या होगा, नहीं पता चलेगा, नहीं रुकेगा तो डेथ हो जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे कंडीशन होता है जिसको आसानी से अस्पताल में रहते हुए मैनेज किया जा सकता है। लेकिन वही डिलीवरी अगर घर पर होगा तो थोड़ा सा अगर स्थिति अगर पैनिक हो जाएगा तो फिर वहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं होता है और उस कंडीशन में बच्चे या महिला किसी को भी डेथ हो सकता है। तो ये आपका लाभ मिलता है कि सुरक्षित प्रसव होता है। दूसरा लाभ मिलता है कि जो महिला पात्र होती है उसे नगद सहायता भी दिया जाता है सरकार के तरफ से। आशा द्वारा पंजीकरण किया जाना, एएनसी संस्थागत प्रसव और प्रसव के बाद देखभाल सहायता किया जाता है। इसमें लाभ ये मिलता है, आपको मैं बता दूं कि इसमें जब एक कन्फर्म होता है कि फलाने घर में प्रेगनेंसी है तो आशा कार्यकर्ता उसका रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा टीकाकरण और एएनसी, ठीक है ना, संस्थागत प्रसव के बाद देखभाल सारा सहायता मिलता है। ये भी एक लाभ है। लाभ ये भी है कि मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी आता है। जेएसवाई का ये भी लाभ है कि इससे मृत्यु दर में कमी आती है। इसका ये भी लाभ है कि प्रसव के बाद माँ और शिशु को देखभाल की जाती है। नवजात के टीकाकरण और स्तनपान को बढ़ावा मिलता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये जेएसवाई का लाभ है, ठीक है, और यह काफ़ी सक्सेसफुल योजना भी रहा है। अब इसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए तो एलिजिबिलिटी जो है इसे 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब हमारे देश में लगभग 28 राज्य हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक पार्ट बनाया गया एलपीएस जिसे लो परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर कहा गया, और एक बनाया गया एचपीएस हाई परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा लो परफॉर्मिंग स्टेट उन सभी राज्यों के लिए रखा गया जहाँ पे आज भी जो अस्पताल में डिलीवरी कराने का जो मामला है, जो स्थिति है आज भी लो है, वहाँ का परफॉर्मेंस आज भी लो है। तो वैसे सभी राज्यों को लो परफॉर्मिंग स्टेट में रखा गया जहाँ पे आज भी महिला अस्पताल के बदले अपने घर या इधर उधर डिलीवरी को करवा लेते हैं, ठीक है। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट इन सभी राज्यों के गर्भवती महिला, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी संस्थान में प्रसव कराने पर जेएसवाई पात्र होती है, ठीक है। लो परफॉर्मिंग स्टेट की सूची का मैं बात करूं तो वही सारे जो पिछड़ा राज्य है, खासकर आप सब जानते हैं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, असम, ठीक है ना, असम, जम्मू कश्मीर योजना के मूल वर्गीकरण में शामिल है। तो देखिए वैसे तो जम्मू कश्मीर अब अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, लेकिन लो परफॉर्मिंग स्टेट की मैं बात करूं तो जितने भी उत्तर नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं वे सारे इसमें, नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है वह सब के सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। आप यूपी से शुरू कीजिए, यूपी, बिहार, झारखंड, असम, ठीक है ना, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब के सब जो है आपको इस लो परफॉर्मिंग में आ जाएगा, ओके। अब रही बात यहाँ पे ये सब लो परफॉर्मिंग के अंदर आता है। अब हाई परफॉर्मिंग स्टेट क्या होता है, तो हाई परफॉर्मिंग स्टेट वे सारे जो होता है जहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं जहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा है वे सब अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिलीवरी करवाते हैं और वहाँ का परफॉर्मेंस बेहतर है, ठीक है। इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यतः बीपीएल, एससी, एसटी गर्भवती महिलाएं जो है पात्र होती हैं, खासकर क्योंकि ये हाई परफॉर्मिंग है। तो जहाँ पे हाई परफॉर्मिंग है वहाँ पे ऑलरेडी सरकार को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे बीपीएल और एससी एसटी वर्ग के महिलाओं को यह लाभ खासकर दिया जाता है, जबकि लो परफॉर्मिंग में सबको मिलता है, कोई वहाँ पे बीपीएल, एससी, एसटी की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए उपरोक्त एलपीएस को छोड़कर सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एचपीएस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो लो परफॉर्मिंग स्टेट में जो भी नाम था उसको छोड़कर सब हाई परफॉर्मिंग में आता है, ठीक है। अब जेएसवाई के अंतर्गत मिलने वाली नगद राशि की मैं बात करूं तो देखिए नगद राशि को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है लो परफॉर्मिंग और एक है हाई परफॉर्मिंग। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट वाला है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिला को 1400 रुपया मिलता है अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती हैं तो, और शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रुपये मिलता है, ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती हैं तो। वहीं पर अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट की मैं बात करूं तो वहाँ पे
ग्रामीण क्षेत्र में 700 रुपये मिलते हैं और शहरी क्षेत्र में 600 रुपये मिलते हैं। याद करने के लिए आप कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लो परफॉर्मिंग के ठीक आधा रुपया हाई परफॉर्मिंग में मिलता है और शहरी क्षेत्र से 400 रुपये कम हाई परफॉर्मिंग में मिलता है। ओके, याद करना आसान है। 1700 1400 700 1600, ठीक है। चलिए अब देखिए, वो तो महिला को मिलता है जो महिला डिलीवरी अपना करवाती है। अब आशा को भी कुछ राशि मिलता है। अब आशा को राशि अगर नहीं मिले तो क्यों डिलीवरी में उतना माथा लगाएगी, क्यों किसी को ढूंढ कर अपने गांव से हॉस्पिटल ले जाएंगी, उसका सारा डिलीवरी वगैरह करके और फिर उसको घर पहुंचाएंगी, क्यों वो उतना रिस्क लेंगी। तो इस योजना के अंदर आशा कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए उसे भी कुछ रुपए मिलते हैं। आशा को लिए मुख्य प्रोत्साहन राशि जो LPS में होती हैं, लो परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर जो आशा कार्यकर्ता है उनको ग्रामीण क्षेत्र के अगर वो है तो 600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। 600 रुपये मिलते हैं, 600 रुपये मिलते हैं। ANC में 300 और जब डिलीवरी हो जाता है संस्थान में तो फिर 600 रुपये उसको मिलता है। शहरी क्षेत्र में यही रुपए घटकर 200 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिलने वाला राशि हो गया जो मैं आपको आशा और महिला दोनों के लिए बता दिया। अब ऐसे कंडीशन में JSY के अंदर नर्स की भूमिका क्या होती है, तो वही सारे चीज़ है। नर्स की भूमिका वही है कि गर्भवती महिला को पहचान करना, पंजीकरण करना, ठीक है, नियमित ANC चेक करना, TT और IFA कैल्शियम उपलब्ध कराना, ठीक है, संस्थागत प्रसव हेतु महिला को प्रेरित करना, JSY के लाभ और पात्रता की जानकारी देना, नगद राशि दिलाने में सहयोग करना, प्रसव के बाद माँ और नवजात की देखभाल करना, स्तनपान और परिवार नियोजन की सलाह देना जब डिलीवरी हो जाए तो ये सब वही बात है जो ऊपर में मैंने आपको बताया। देखिए, नर्सिंग भूमिका लिखना बहुत आसान है। अगर आप ऊपर के पूरे क्वेश्चन को समझ गए तो उसी से रिलेटेड तो नर्सिंग भूमिका लिखा जाता है। तो नर्सिंग भूमिका तो आप अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं जितना आप लिख सकें, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। सेकेंड ईयर में आप लोग चाइल्ड हेल्थ में पढ़े भी होंगे, लेकिन एक बार और हम इसको देख लेते हैं। जैसे प्री मैच्योर बेबी, प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है, अपरिपक्व शिशु, यानी जो समय से पहले जन्म ले ले, जो परिपक्व हुए बिना जन्म ले ले, वही अपरिपक्व कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिपक्व कब होगा या मैच्योर कब होगा। तो देखिए, जो शिशु गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जन्म ले लेता है उसे प्री मैच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी, समय पूर्व जन्मा शिशु कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो समय बनाया गया है डिलीवरी का वह पूर्ण गर्भ अवस्था के 37 से लेकर 40 सप्ताह बनाया गया है। इस पीरियड के दौरान बच्चा अगर जन्म लेता है तो नॉर्मल माना जाता है, वो डिलीवरी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 37 सप्ताह कंप्लीट हुए बिना अगर बच्चा जन्म लेता है 37 सप्ताह से पहले ही, तो वह प्री टर्म लेबर, प्री टर्म बेबी के अंदर उसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। चलिए, ये समझ गए। अब इसका समय से पहले बच्चा हो जाना, कंप्लीट डेट से पहले बच्चा हो जाना, इसके पीछे का भाई कारण होगा। तो देखिए, वही सारा कारण है जो हाई रिस्क में आप पढ़े हैं कि बच्चा और महिला, ये दो से रिलेटेड कारण होगा। तो वो दो से रिलेटेड मेन कारण यहाँ भी होगा, महिला और बच्चा दोनों से रिलेटेड कारण होगा, जिस कारण से दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है। तो कौन कौन से कारण हैं पहले देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मैटरनल कॉज, यानी मातृत्व से संबंधित, महिला से संबंधित कारण। महिला से संबंधित वही कारण होगा जो मैंने आपको हाई रिस्क में अभी ऊपर पढ़ाया कि 18 वर्ष से कम महिला या फिर 35 वर्ष से ज़्यादा महिला प्रेगनेंसी अगर रखती हैं तो ये कंडीशन हाई रिस्क वाला होता है और हाई रिस्क में आपको समस्या पैदा करता है। हाई रिस्क में आप देखे हैं प्री टर्म लेबर था ना ऊपर में हाई रिस्क वाला में, तो महिला से रिलेटेड कारण वही सारे कारण होगा। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप महिला से रिलेटेड वही कारण होगा, धूम्रपान, कम एज में प्रेगनेंसी या फिर ओवर एज में प्रेगनेंसी, कुपोषण, हाइपर प्री एक्लेम्सिया,
डायबिटीज, संक्रमण, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन, RH निगेटिव, ये सब कारण महिला से रिलेटेड होता है प्री टर्म होने का। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद है दूसरा है गर्भावस्था संबंधित कारण। गर्भावस्था संबंधित कारण जो गर्भ से जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल कारण भी कह सकते हैं, जिसमें शारीरिक या गर्भावस्था से रिलेटेड कारण होगा। इसमें डायरेक्टली महिला का बॉडी या महिला इन्वॉल्व नहीं होकर उसके अंदर अंदरूनी गड़बड़ी होता है। ठीक है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एमनियोटिक द्रव बनना, प्लेसेंटा प्रेविया या फिर प्लेसेंटा का अलग हो जाना समय से पहले झिल्ली जो है फट जाना, बार बार गर्भपात होना। तो ये सब कारण जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज होता है गर्भ अवस्था का कारण होता है, जो गर्भ के दौरान ही पैदा होता है। ठीक है, तो ये गर्भ अवस्था से जुड़ी हुई कारण है। ओके, तो ये भी सब कारण अब मान गए अब मान गए कि जैसे यूट्रस है, यूट्रस के साथ प्लेसेंटा ऊपर में लगा रहता है, लेकिन होता यह है कभी कभी किसी कंडीशन में, कभी किसी रीजन से यह प्लेसेंटा जो है गर्भ के बाद, डिलीवरी के बाद अलग होता है। लेकिन कभी कभी बच्चा गर्भ में ही है लेकिन ये प्लेसेंटा जो है यूट्रस के दीवार को छोड़ देता है, अलग हो जाता है, जिससे भारी ब्लीडिंग होता है और फिर उस कंडीशन में समय से पहले ही डिलीवरी करवाना पड़ता है या डिलीवरी हो जाता है। तो ये भी कंडीशन बनता है। ठीक है, कभी कभी प्लेसेंटा ऊपर आरोपित होना चाहिए, यह ऊपर आरोपित नहीं होकर यह निचले एरिया में यूट्रस के इम्प्लांट हो जाता है। तो ये भी कारण बनता है समय से पहले डिलीवरी हो जाने का। तो ये सब कारण जो गर्भ अवस्था से रिलेटेड कारण है। अब तीसरा जो कारण होगा वह भ्रूण संबंधी कारण होगा, जो अब अंदरूनी बच्चा से रिलेटेड कारण होगा। ठीक है, तो बच्चा से रिलेटेड कारण क्या होगा, बच्चा में कोई अगर जन्मजात विकृतियां हैं, समस्या हैं, तो यह भी समय से पहले जन्म का एक बड़ा कारण बनता है। भ्रूण में कोई ऐसा संक्रमण हो गया है या भ्रूण की वृद्धि नहीं हो पा रही है या भ्रूण का अंदर ही जो है डेथ हो गया है, तो इन सब कारण में समय से पहले डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, तो ये भ्रूण से रिलेटेड होगा। ऊपर में जो महिला से रिलेटेड था महिला वाला में लिखेंगे, जो गर्भावस्था से संबंधित होगा वह गर्भ से संबंधित में लिखेंगे। तो ये 3 मेजर कारण है जिसके कारण समय से पहले बच्चा जन्म ले लेता है। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा समय से पहले अगर जन्म लेता है तो उसमें क्या लक्षण या विशेषता देखने को मिलता है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। समय से पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके पीछे के लक्षण ये होता है कि सबसे पहले बच्चा का जन्म अगर समय से पहले हो चुका है तो उसमें जो ज़्यादा संभावना होता है कि उसका जन्म के समय वज़न कम होगा। अब जन्म के समय वज़न कितना कम होगा, तो 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक वज़न नॉर्मल माना जाता है। लेकिन लो बर्थ वेट बेबी के अंदर यह तब आता है जब 2.5 kg 2500 ग्राम से जो है आपका कम वज़न होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, लो बर्थ वेट बेबी। जैसे ही आपके एग्ज़ाम में लो बर्थ वेट बेबी अगर पूछ दे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, परिभाषा के जगह पर सिर्फ आपको लिख देना है कि वैसा बच्चा, वैसा शिशु जिसका जन्म के समय वज़न 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम वज़न होता है, वह जो है लो बर्थ वेट बेबी के अंदर आता है। ठीक है, उतना परिभाषा में लिखने के बाद वे सारे लक्षण या सारे कारण आप इस क्वेश्चन का उतार देंगे हूबहू, आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। बस डिफरेंट होता है डिफिनेशन का, बाकी कारण देखभाल सब चीज़ सेम रहेगा। तो अभी ही बता देता हूँ, ऐसा मत कहिएगा कि अगर एग्ज़ाम में प्री टर्म छोड़कर अगर लो बर्थ वेट बेबी अगर पूछ दे तो ये मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब इक्वल है, बस डिफिनेशन का अंतर है। तो यहाँ अगर समय से पूर्व अगर बच्चा जन्म ले ले तो पहला तो वज़न कम होगा नॉर्मल से, दूसरा बच्चा का चूँकि शरीर विकास नहीं हुआ रहता है, समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसका शरीर छोटा होगा, दुबला पतला होगा, उसका त्वचा पतला लाल और झुर्रीदार होगा, शरीर पर अधिक जो है लैंगू हेयर यानी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर रहेगा, त्वचा के नीचे वसा यानी सबक्यूटेनियस फैट कम होगा, हड्डी नुमा उसका संरचना ज़्यादा दिखेगा। ठीक है,
कान की उपास्थि ईयर कार्टिलेज काफ़ी मुलायम होगा, हाथ पैर ढीले, मांसपेशियाँ कमज़ोर होगा, रोना बच्चा कम रोएगा या बहुत धीमा रोएगा, उसका जो निगलने और जो चूसने की क्षमता है कमज़ोर होगा, किसी चीज़ पर पकड़ जो है कमज़ोर होगा उसका, ठीक है, रिफ्लेक्स उसका जो है कमज़ोर होगा, ठीक है ना। शरीर का तापमान बहुत उसका कम रह सकता है, सांस लेने में उससे कठिनाई हो सकती है, संक्रमण का खतरा रहता है और जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले बच्चा में वे सारे कारण हो सकता है जो एक बच्चा में समस्या होता है ना, वो सारे समस्या यहाँ पे हो सकता है क्योंकि बच्चा समय से पहले ही जन्म ले रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आगे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग भी पूछ सकता है या क्वेश्चन देखभाल में आप इंक्लूडेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग भी पूछ सकता है कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत देखभाल को बताएं 5 नंबर में, तो सीधा आपको उठा के यहीं से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे लॉन्ग में तो फिर लॉन्ग में ये सारे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जन्म के तुरंत देखभाल के आप चाहें तो इसे अलग अलग 5-6 स्टेप में भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 15, 16, 20 पॉइंट में डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो जन्म के तुरंत देखभाल में आपको देखना चाहिए, जन्म लेते ही शिशु को अच्छी तरह से ड्राई करें, सुखाएं, ठीक है। पहला, इसके लिए आपको कंबल वगैरह में क्या करना होगा, बच्चे को ढकना पड़ेगा, कंबल वगैरह में सुखाना पड़ेगा। गीले कपड़े को हटाकर सूखे गर्म कपड़े पहनाएं, कंबल से ढके, ठीक है, क्योंकि बच्चा समय से पहले जन्म लिया है तो उसका तापमान कम रहता है, तो उसके तापमान को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंबल वगैरह में लिपट कर रखना पड़ेगा। शिशु को गर्म रखें, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो श्वसन मार्ग साफ करें। बच्चा अगर श्वसन नहीं कर पा रहा है, नहीं रो रहा है, तो आप उसे श्वसन मार्ग को साफ करेंगे। यदि शिशु नहीं रो रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो आप उसे नियोनेटल रिससिटेशन NRP करें, ठीक है। नाल की धड़कन बंद होने के बाद 1 से 3 मिनट के अंदर डिले कोड क्लैंप करें, ठीक है, और साफ तरीके से नाल को काट दें, ठीक है। नाल कोड यानी कोड स्टम्प को साफ एवं सूखा रखें, जहाँ पे आप काटे हैं, हटाए हैं, उसको बिल्कुल साफ सूखा रखें क्योंकि उससे इन्फेक्शन बच्चा को हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद माँ और शिशु के स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराएं, इससे इमोशनली अटैचमेंट बढ़ती है, बच्चे को गर्माहट महसूस होगा, तो बच्चा जो है धीरे धीरे जल्दी रिकवरी करेगा। स्किन टू स्किन को कंगारू मदर केयर KMC भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, जन्म के पहले गोल्डन आवर में स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। विटामिन K दें, समानता शिशु 1 mg IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है। कम वजन या प्री टर्म बेबी में यह 0.5 mg देना चाहिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिए। अपगार स्कोर 1 या 5 मिनट पर आपको आंकना चाहिए, ठीक है। वजन, लंबाई, सिर की परिधि मापें, पहचान पट्टी लगाएं बच्चे के ऊपर। जन्मजात विकृतियां की जांच करें, क्या बच्चा में कोई जन्मजात समस्या है। BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, जन्म खुराक, जन्म के समय जो राष्ट्रीय टीकाकरण है उसके अनुसार आप टीकाकरण देंगे। माँ को स्तनपान जो है गर्म रखने और ख़तरे को लक्षण की शिक्षा दे कि कैसे बच्चे को गर्म रखना है, कैसे स्तनपान कराना है, और अन्य लक्षणों, अन्य खतरों से बचने के लक्षण और उसके उपाय को शिक्षा देना चाहिए। तो देखिए, इसमें ये जो आप देखभाल किए हैं, इस देखभाल में कुछ नया नहीं है। आप एक बच्चा है, बच्चा को देखभाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है तो बच्चा में कोई भी समस्या हो सकता है, उस तमाम समस्याओं को दूर करने का यहाँ पे आपको प्रबंध लिखना है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के साथ आप क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, जन्म के समय क्या क्या करते हैं, उस सारे चीज़ को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है तो बच्चा में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। श्वसन कष्ट हो सकता है, बच्चा का वायु मार्ग साफ नहीं हो सकता है, ठीक है। बच्चा का वजन कम हो सकता है, बच्चा का त्वचा झुर्रीदार पतला हो सकता है, ठीक है। बच्चा का वजन, तो तमाम चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, एज ए नर्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ सकता है, ठीक है, और लिखना पड़ेगा ही। तो आपको इन सारे चीज़ों को लिखना है। बाकी हम लोग यहाँ पे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आज की 3 ज़बरदस्त क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।